Calculate the oxidation state of aluminium in Al2O3. Calculate the oxidation state of aluminium in Al2O3. Calculate the oxidation state of aluminium in Al2O3. और इसी में लिख लो कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बिट कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम इन Al2O3, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सवाल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा सवाल लिखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। The equivalent weight of metal is double to that of oxygen. How many times its weight of its oxide? How many times its weight of its oxide? How many times its weight of its oxide is greater than the weight of the metal present in it? Is greater than the weight of the metal present in it. How many times its weight of its oxide is greater than the weight of the metal present in it. तीसरा सवाल 0.324 gram of copper was dissolved in nitric acid. 0.324 gram of copper was dissolved in nitric acid, and the copper nitrate so obtained was heated, and the copper nitrate so obtained was heated, and the copper nitrate so obtained was heated and was converted into 0.406 gram of copper oxide. 0.406 gram of copper oxide. 0.406 gram of copper oxide. Calculate the equivalent weight of copper. Calculate the equivalent weight of copper. अगला सवाल, alpha gram of a metal was dissolved in H2SO4. Alpha gram of a metal was dissolved in H2SO4. Alpha gram of a metal was dissolved in H2SO4 to get beta gram of metal sulfate. Calculate the equivalent weight of the metal. Calculate the equivalent weight of the metal. Calculate the equivalent weight of the metal. पहला टाइप का सवाल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3. Al2O3 में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. लेट द इक्विवेलेंट वेट इज E. क्या सवाल है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट लिखो तो +3 आ ही गया होगा. और equivalent weight, calculate the equivalent weight of aluminium in Al2O3, carbon in carbon dioxide. Let the equivalent weight is E. इसका 1 मोल मान ले लिए 1 मोल Al2O3. अगर 1 मोल Al2O3 लिए मतलब इसमें 2 मोल क्या होगा? एल्यूमिनियम. और 3 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन. 2 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 2 × 27 ग्राम
एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब 3 इंटू 16 48 ग्राम। ठीक, हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ कंपाउंड टेकन AXBY इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B। इतने ग्राम में कितना इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम है? 54/E, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8, हाइड्रोजन का कितना? 1, क्लोरीन का कितना? 35.5। ये इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया O, ये इक्विवेलेंट ऑफ Al, दोनों बराबर 8 6 टाइम्स 6 9 टाइम E विल बी इक्वल टू 9 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 9 ग्राम। सीधे भी बोल सकते थे एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो एटॉमिक वेट बाई 3, 27/3। सेम वे कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, मान लेते इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज E। ठीक है, 1 मोल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंसिडर करें तो इसमें 1 मोल क्या होगा? कार्बन, और 2 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, 2 मोल ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 16 32 ग्राम। 12 ग्राम बटे E ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन, 32/8 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये दोनों बराबर होंगे। E यहां पर आ जाएगा 3 ग्राम। कार्बन का इक्विवेलेंट वेट इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 3 ग्राम्स। कार्बन का इक्विवेलेंट वेट इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 3 ग्राम्स। अगला सवाल, मेटल ऑक्साइड। मान ले मेटल ऑक्साइड का मास है W1 ग्राम, और इसी में अगर W2 ग्राम मेटल प्रेजेंट है तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए W1 अपॉन W2। हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन इट? So let W1 gram of metal oxide is taken and it contains a W2 gram of a metal। मान सकते हैं ना? तो W1 by W2 ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना कि कितना गुना ऑक्साइड ज्यादा है वजन में, किसके कंपैरिजन में? मेटल के मास के कंपैरिजन में। यस और नो? क्लियर है? तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड AXBY हुआ तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AXBY। जितना AXBY का इक्विवेलेंट लेंगे उतना ही इक्विवेलेंट A होगा, उतना ही इक्विवेलेंट। हम लोग लिख सकते हैं ना यार कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। AXBY यही कंपाउंड है ना मेटल ऑक्साइड। इसका इक्विवेलेंट और मेटल का इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट, तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर। हमें सिर्फ यही दोनों से मतलब है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। मान लेते हैं ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अगर E है तो सवाल में दिया है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट जो होगा 2E होगा। The equivalent weight of the metal is twice the equivalent weight of oxygen। तो ऑक्सीजन का अगर इक्विवेलेंट वेट अगर हम E मान रहे हैं तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 2E। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, मेटल का मास कितना? W2, इक्विवेलेंट वेट कितना? 2E विल बी इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका मास कितना मान के चले हो? W1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब ध्यान दो, इक्विवेलेंट वेट ईट नहीं है, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का नहीं। ई तो ऑक्सीजन का मान के चले हम लोग। अब ये भी हम डिराइव किए थे कि अगर कोई कंपाउंड AXBY है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना? इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। दरवाजा खोल देना। तो यहां पर मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 2E। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। यही तो AXBY का हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो W1 by W2
3e by 2e, that is 1.5 times. Answer. CuO बना कि Cu2O बना उससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट में जब कंपाउंड AX/BY होता है तो X और Y से कोई लेना देना नहीं रहता। ये बात तो समझ में आ रहा है ना? किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब इक्वल इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं और इक्वल इक्विवेलेंट बनता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। जितना इक्विवेलेंट कॉपर का रिएक्ट किया उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर नाइट्रेट बना और उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बराबर होगा ना? 10 10 10 और 10, क्या दिक्कत है? सबका रिएक्ट करना इक्वल इक्विवेलेंट में और सबका बनना भी इक्वल इक्विवेलेंट में, यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है। तो हम क्यों ना कह दें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर will be equal to number of equivalents of copper oxide। रिएक्शन का लॉ के अनुसार बोल सकते हैं ना, या हम कंपाउंड के लॉ के अनुसार भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विल बी ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। बात वही है। The number of equivalents of copper will be equal to the number of equivalents of copper nitrate, और जितना equivalent copper nitrate का उतना ही copper oxide का, तो सीधे बराबर कर दिए। मान लेते हैं equivalent weight copper का E है mass 0.324 divided by E, mass upon equivalent weight, number of equivalent will be equal to copper oxide का कितना mass आया 0.406 divided by equivalent weight of copper oxide। equivalent weight of copper oxide will be equal to equivalent weight of copper plus equivalent weight of oxygen, E plus 8। सॉल्व कर, E निकाल आंसर। अल्फा ग्राम मेटल को डिसॉल्व कर दिए बीटा ग्राम, नहीं अल्फा ग्राम मेटल को डिसॉल्व कर दिए सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बन गया? बीटा ग्राम क्या बना? मेटल सल्फेट। अब इसी डेटा से अल्फा बीटा के टर्म में आप मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर अल्फा ग्राम मेटल को डिसॉल्व किए हो और मेटल सल्फेट बना है, तब सिर्फ मेटल सल्फेट में ही बताओ कि मेटल कितना रहे, अल्फा ग्राम। इसमें सल्फेट कितना? बीटा माइनस अल्फा ग्राम। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्लियर है? खैर, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जितना इक्विवेलेंट मेटल का रिएक्ट किया उतना ही इक्विवेलेंट मेटल सल्फेट बना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल रिएक्टेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट फॉर्म्ड। ठीक है? मेटल का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट मास बीटा, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना? तो मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई मान के चले हैं, और सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट अगर कोई पूछे तो कितना होता है, तो तुरंत बोलेंगे एन फैक्टर कितना। किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट, एन फैक्टर 2। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 96 बाई 2, 48, ई प्लस 48। इसी को सॉल्व करके हम लोग ई निकाल लेंगे, यही इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। आगे लिखो नॉर्मैलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे।
ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। जैसे मोलारिटी, मोलालिटी पढ़ते हो, वो मोल से रिलेटेड होता है। ये नॉर्मेलिटी है जो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। नॉर्मेलिटी किसी सोल्यूशन का क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। बिल्कुल मोलारिटी जैसा ही डेफिनेशन है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता था, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर। तो किसी भी सोल्यूशन का अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो सीधे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो पर लीटर निकल जाएगा, पर लीटर निकल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो वही कहलाएगा नॉर्मेलिटी। पर लीटर अगर निकल गया तो वही कहलाएगा नॉर्मेलिटी। जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने बोले कि भाई एक नॉन रेडॉक्स प्रोसेस के लिए एक सोल्यूशन तैयार किया गया। देखो, चूंकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। हो सकता है कि 1 मोल 3 इक्विवेलेंट के बराबर बिहेव कर रहा है रिएक्शन 1 में, वही 5 मोल की 5 इक्विवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है दूसरे रिएक्शन। तो जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्शन पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मेलिटी भी रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने क्लियरली बोला कि एक नॉन रेडॉक्स प्रोसेस कराने के लिए मान लो NaCl का 100 ग्राम, चलो हटाओ, 5 ग्राम लिया गया और वाटर में मिला दिया गया और बन गया ये 600 ml सोल्यूशन। बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कितनी? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी? 5 ग्राम NaCl मिला दिया गया वाटर में, फाइनली 600 ml सोल्यूशन मिला, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी? तो सबसे पहले तो हम लोग ये 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 58.5 मॉलिक्यूलर वेट है, मोल। सोडियम का 23, 35.5 मोल। समझ आ रहा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, NaCl का n फैक्टर, सॉल्ट का n फैक्टर, हर हाल में +1 का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। n फैक्टर कितना है? 1। अब ये बन गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट का पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है कितना? 0.6 लीटर। तो इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5/58.5 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। सो वी विल गेट पर लीटर सोल्यूशन कितने इक्विवेलेंट्स मौजूद होंगे, वही नॉर्मेलिटी बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर तुरंत आपको नॉर्मेलिटी दे देगा। अब ऐसे समझते हैं, मान लो एक सोल्यूशन है जिसके ऊपर एक लेवल चिपका हुआ है 0.5 कैपिटल N। इसको कैसे पढ़ोगे? 0.5 नॉर्मल। ये सोल्यूशन जो है ये 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन है, 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन है, नॉर्मेलिटी इसकी 0.5 है। ठीक, इससे क्या समझते हो? इससे हम ये समझते हैं कि अगर यही सोल्यूशन, इफ 1 लीटर ऑफ द सेम सोल्यूशन इज टेकन, then it will have 0.5 equivalent of solute present in it। अगर यही सोल्यूशन अगर हम 1 लीटर ले लेते, सेम सोल्यूशन अगर 1 लीटर ले लिया जाता तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो मौजूद रहता वो 0.5 होता। हम यही समझते हैं 0.5 नॉर्मल से। समझ में आ रहा बात? मान लो ये सोल्यूशन है V लीटर, V लीटर सोल्यूशन है, तो इसमें कितने इक्विवेलेंट मौजूद हैं? 1 लीटर में 0.5। तो V लीटर में कितने मौजूद होते? 0.5/1 × V।
इक्विवेलेंट ऑफ, तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.5 क्या था, नॉर्मैलिटी, मल्टीप्लाइड बाय V क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। चलो दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 1000 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट को MEQ, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय, अब लीटर को 1000 से गुणा कर दोगे तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, ये मिलीलीटर में। नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दे देगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर होता है। नंबर ऑफ मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाता है। दोनों तरफ अगर हम 1000 गुणा कर दें तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या आया था, नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में। उसी तरीके से नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। जैसे नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, वैसे ही मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे देगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। VML कट गया, सबसे छोटा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय, अगर मोलारिटी दिया है और सॉल्यूट का आपको n फैक्टर पता है तो मोलारिटी में n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सीधे नॉर्मैलिटी बन जाएगा। ठीक, ध्यान दे, मान ले एक KMnO4 का सोल्यूशन है 1 मोलर, तो मोल या मोलारिटी रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा कांस्टेंट 10 मोल 10 ही मोल रहेगा, चाहे तुम रिएक्शन 1 में इस्तेमाल कर या रिएक्शन 2 में इस्तेमाल कर, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो चेंज कर जाता है। मान लो ये 1 मोलर सोल्यूशन है KMnO4 का, तो ये हमेशा 1 मोलर रहेगा KMnO4 का सोल्यूशन। मान लो इसे लिया गया रिएक्शन 1 में जहां n फैक्टर 1 है KMnO4 का, मान लो इसे लिया गया रिएक्शन 2 में जहां उसका n फैक्टर 5 है, समझ में आ रहा? तो वही सोल्यूशन जो 1 मोलर था इस रिएक्शन में 1 नॉर्मल की तरह काम करेगा, और वही सोल्यूशन इस रिएक्शन में 5 नॉर्मल की तरह काम करेगा। बीकर वही है, 1 मोलर ही था, लेकिन वही बीकर को अगर आप रिएक्शन 1 में लोगे तो ऊपर लेवल चिपका देना 1 नॉर्मल, और वही बीकर जब रिएक्शन 2 में लोगे तो इसके ऊपर लेवल चिपका देना 5 नॉर्मल। नॉर्मैलिटी इज ऑल्सो रिएक्शन डिपेंडेंट, रिएक्शन स्पेसिफिक टर्म। If reaction changes and n factor changes, then normality also changes. अब ध्यान रखिएगा, H2SO4 जब ब्रेक करता 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, अगर ये H2SO4 का 1 मोलर लिया गया है, 1 मोलर H2SO4, तो जब ये ब्रेक कर गया तो ये 0 हो गया, ये मिल गया 2 मोलर H2SO4 और ये मिल गया 1 मोलर सल्फेट।
मोल और मोलारिटी तो बिल्कुल पैरेलल चलेगा ना। मान ले 1 लीटर ही सोल्यूशन है तो 1 मोलर मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल। 1 मोल ब्रेक करके 2 मोल H प्लस और 1 मोल सल्फेट दिया तो H प्लस की मोलारिटी क्या हो गई कि 2 मोल H प्लस अब 1 लीटर में है, उसकी मोलारिटी 2 हो गई, और 1 मोल सल्फेट है 1 लीटर में तो उसकी मोलारिटी भी 1 हो गई। तो डायरेक्टली मोलारिटी को ब्रेक करो, अगर 1 मोलर है तो सीधे कोफिशिएंट के अनुसार 2 मोलर ये 1 मोलर ये। समझ में आ रहा। लेकिन बाई चांस अगर ये 0.5 नॉर्मल था 0 होने के बाद, ये भी 0.5 नॉर्मल, ये भी 0.5 नॉर्मल, क्यों बताओ? इक्वल इक्विवेलेंट में, समझ में आ रहा है? इक्वल इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन में 0.5 इक्विवेलेंट H2SO4 मान रहे हैं तो वो ब्रेक भी करेगा तो 0.5 इक्विवेलेंट ही देगा H प्लस और 0.5 इक्विवेलेंट देगा सल्फेट। तो जब नॉर्मेलिटी में ब्रेक करते हैं तो बिल्कुल बराबर नॉर्मेलिटी, लेकिन जब मोलारिटी में ब्रेक करते हैं तो कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? अब तुम यहीं पे देख लो, ये तो खैर हम स्पेसिफिक केस ले लिए, यहीं पे हम बोले कि चल सब मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर। 1 मोलर H2SO4 जिसका 2 H प्लस निकल गया, 2 H प्लस निकल गया तो एन फैक्टर कितना? 2। ये हो गया 2 नॉर्मल। आयन, आयन का एन फैक्टर चार्ज +1, एन फैक्टर क्या है? 1। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी होता है, ये भी 2 नॉर्मल। 1 मोलर चार्ज 2 माइनस का एन फैक्टर 2, 1 मोलर इंटू 2, ये भी 2 नॉर्मल। सब बराबर आया कि नहीं है? तो मोलारिटी में जब ब्रेक किया जाएगा तो कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नॉर्मेलिटी में जब ब्रेक करेंगे तो कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, इक्वल नॉर्मेलिटी मिलेगा हर आयन का। हम लोग ले लिए 100 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml क्या हो जाता है? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को इसके एन फैक्टर से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मिली इक्विवेलेंट, और फिर मिली इक्विवेलेंट को बराबर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यही अगर 0.2 नॉर्मल दिया रहता तो सीधे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट मिल जाता। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मिली मोल। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में। कर लिए कॉपी? N factors of redox compound. N factor of redox compound, ऐसा कंपाउंड जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। फॉर एन फैक्टर कैलकुलेशन वी नीड ओनली द हाफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना जरूरी है कि ये जो कंपाउंड है कहां था और कहां जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो कहां जा रहा है, या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहां जा रहा है। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, या तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाफ रिडक्शन रिएक्शन सफिशिएंट होता है, जो हम लोग को एन फैक्टर कैलकुलेट करने में सहूलियत है, आराम से कर लेते हैं। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द टोटल और नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, एन फैक्टर इज total or net electrons lost or gained per stoichiometric coefficient of the compound। per stoichiometric coefficient का मतलब क्या हो गया? per mole।
एक मोल कंपाउंड में से टोटल या नेट इलेक्ट्रॉन कितना लॉस या कितना गेन हो रहा है। लॉस या गेन उसे कोई मतलब नहीं, नेट टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, उसे हम लोग एन फैक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा? H2C2O4 गया कार्बन डाइऑक्साइड में, H2C2O4 गया कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको उस एटम को बैलेंस करना है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, बाकी से और किसी से कोई मतलब नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है बैलेंस उसे करना है। बैलेंस दैट एटम which is undergoing a change in oxidation state, oxidation number, ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं। एन फैक्टर रेडॉक्स का कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या किसी में भी हो। तो यहां पे दो कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा, हाइड्रोजन का कभी नहीं करेगा, ऑक्सीजन का कभी नहीं करेगा। कार्बन, कार्बन यहां पे कितने में था? +3। कार्बन कहां चला गया? 2 कार्बन 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और इसका कितना? यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां कार्बन की वजह से कितना? +6, यहां पर +8, तो +6 से +8 लॉस ऑक्सीडेशन कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 का। समझ में आ रहा है? आफ्टर बैलेंसिंग सी द नेट इलेक्ट्रॉन लॉस या नेट इलेक्ट्रॉन गेन। टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना? 6 पॉजिटिव और इधर 8 पॉजिटिव, बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है लॉस। यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ टोटल लॉस। इसका एन फैक्टर 2/1, इसका एन फैक्टर 2/2। तरीका समझ में आया? इसका एन फैक्टर 2/1 निकल गया और उसका एन फैक्टर 2/2 निकल गया। क्लियर? वो 2 हम लोग पकड़ लिए और फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करते चले जाओ, निकल गया। चलो, ये तो हुआ तरीका। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ज्यादा काम में आएगा और उससे जल्दी जल्दी एन फैक्टर भी निकलेगा। एन फैक्टर इज द टोटल या नेट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन पर मोल ऑफ द कंपाउंड। 1 मोल मान के चलेंगे, भूल जाओ कोई बैलेंसिंग वैलेंसिंग, बैलेंसिंग हमको करना ही नहीं है। H2SO4 से कहा गया बैलेंस करना नहीं है। 1 मोल मान के चल। 1 मोल में कितने कार्बन? कहां से कहां गया? +3 से +4। 1 कार्बन 1 का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस, इसलिए एन फैक्टर 2। वही बात है लेकिन थोड़ा ज्यादा समझ में आने वाला बात कि यार एक यहां तो बैलेंस करके डिवाइड कर दे रहे, पता ही नहीं चल रहा क्यों कर रहे। यहां पे कम से कम पता चलेगा ना कि मेरा टारगेट है कि हाँ भाई 1 मोल कंपाउंड से टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ है। इसका 1 मोल पकड़ो तो, अरे 1 मोल में 2 कार्बन है ना। ये जो चार्ज निकाले +3 वो तो 1 कार्बन पे था, +3 से +4 गया। इसको तो खाली देखने के लिए कि कहां गया, इसको कॉन्सेंट्रेट किए हुए हम कि इसका +3 से +4, 1 कार्बन 1 का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस, इसलिए एन फैक्टर 2। अब मुझे इसका एन फैक्टर चाहिए CO2 का, CO2 का। CO2 का एन फैक्टर निकाल रहे हो तो इसका 1 मोल को देखो, बाकी इसको तो सिर्फ चेंज देखने के लिए। इमेजिन बैकवर्ड, कार्बन +4 से +3, 1 का लॉस और 1 मोल में 1 ही कार्बन है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1। समझ में आ रहा? क्लियर है? ये क्लियर है? कैटेगरी 1, चार कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे, 3 कैटेगरी में, चौथा तो ऐसे ही है। पहला कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ओनली 1 एटम इज अंडरगोइंग अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करो, only 1 atom is undergoing a change in the oxidation state.
only one atom is undergoing a change in the oxidation state. Only one atom is undergoing a change in the oxidation state. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इन फैक्टर आपको बताना है। हम यहां पर लिखते चले जा रहे एग्जांपल्स। KMnO4 गया Mn2 प्लस, KMnO4 MnO2, KMnO4 becomes K2MnO4, आयोडीन से I माइनस से आयोडीन, आयोडीन से IO3 माइनस। हम हाफ रिएक्शन लिख रहे, हाफ रिएक्शन। Na2S2O3 से Na2S4O6, Na2S2O3 से Na2SO4, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का इन फैक्टर। SO2 गया सल्फेट, CuS Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, FeO से Fe2O3, FeO से Fe3O4, Fe0.93O से Fe2O3, ClO4 माइनस Cl माइनस, BaClO4 का होल ट्वाइस, बेरियम 2 प्लस ClO2 माइनस। H2C2O4 से कार्बन डाइऑक्साइड, FeNO3 होल थ्राइस से FeCl3 प्लस NO, H2S H2SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 से N2, N2H4 से N2, HNO3 forms NO gas, K2Cr2O7 gives Cr plus 3, चलो जैसे आयोडीन से IO3 यहां पर निकाल के बता दे रहे, आयोडीन से IO3 माइनस। अगर मुझे इसको बैलेंस करके करना है, 2 आयोडीन यहां 2 लगा दी। अब यहां पर टोटल चार्ज 0 था, यहां एक आयोडीन में +5 आएगा, तो यहां टोटल चार्ज कितना 0, और यहां टोटल चार्ज कितना हो गया +10। समझ में आ रहा था? आयोडीन लॉस कर रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, और टोटल चार्ज में चेंज कितना आ रहा है +10। 10 इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस आ रहा है बैलेंस में। इसका एन फैक्टर 10/1, इसका एन फैक्टर 10/2, 10 और 5। ठीक है यार, हमको बैलेंस करने का मन नहीं है, हम इसको सीधे 1 मोल माने। 0 से +5, एक आयोडीन का एटम 5 लॉस, तो 2 आयोडीन का एटम 10 लॉस, इसलिए एन फैक्टर 10। बैकवर्ड गए तो 1 मोल में एक ही आयोडीन है, +5 से 0, एक आयोडीन 5 का गेन और एक ही आयोडीन है, इसलिए एन फैक्टर 5। समझ में आ रहा है? ये ऐसे केसेस है बेटा जहां पे बैलेंस करना जरूरी नहीं है, आप सीधे पर मोल मान के भी आप निकाल सकते हो। जहां एक ही एटम में चेंज हो रहा है वहां सीधे पर मोल मान के एन फैक्टर निकालो। लेकिन ऐसा भी केस हम आपको बताएंगे जहां बिना बैलेंस किए आप एन फैक्टर निकाल नहीं पाओगे। बैलेंसिंग इज मस्ट। ये ऐसे केसेस है जहां बैलेंस करना
जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो यार ऐसा चक्कर है कि जब बैलेंस कर ही लिए तो इक्विवेलेंट क्यों पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट क्यों पढ़ रहे जब बैलेंस कर ही लिए? हमारा तो टारगेट ये है कि हम बिना बैलेंस किए धड़ से इक्विवेलेंट से सॉल्व करें सवाल। बैलेंस कर लिए तो मोल में कर लो सवाल को, फिर इक्विवेलेंट क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? समझ आ रहा? लेकिन कहीं कहीं एन फैक्टर हम लोग बैलेंस करके ही निकालते हैं। वो आएगा तो हम बताएंगे। यहां सीधे सीधे बताओ, पहले का एन फैक्टर KMnO4 प्लस 7 5। यहां पर हम बोले थे ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ा गया। प्लस 7 पे है, यहाँ प्लस 2 पे है। 1 Mn 5 का गेन और 1 मोल में 1 ही Mn है, इसलिए एन फैक्टर 5। बैकवर्ड देखे तो 1 ही Mn है, कोई बात नहीं। प्लस 2 से प्लस 7 5 का लॉस, इसका भी एन फैक्टर 5। अभी भी KMnO4 में प्लस 7 है, यहाँ पर प्लस 4 हो गया। प्लस 7 से प्लस 4 3 का गेन, 1 ही Mn प्रेजेंट पर मोल, एन फैक्टर इसका कितना 3। यहाँ इसका एन फैक्टर 3। KMnO4 K2MnO4 में चेंज हो गया। प्लस 7 से प्लस 6, 1 Mn 1 का गेन, 1 ही Mn है 1 मोल में, एन फैक्टर 1। यहाँ भी एन फैक्टर। याद रखना यही प्रोसेस होता है एसिडिक मीडियम में, ये प्रोसेस होता है न्यूट्रल मीडियम में, और ये प्रोसेस होता है अल्कलाइन मीडियम में। अभी से याद रखो, KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वो Mn+2 में जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में वो Mn+4 में जाता है, और अल्कलाइन मीडियम में वो हमेशा Mn+6 में जाता है। याद रखना है। खैर हम आगे चल के एक लिस्ट भी लिखा देंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का। आयोडीन से I-, 0 से -1, 1 आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, इसलिए इसका एन फैक्टर 2। -1 से 0, 1 ही आई है, 1 का लॉस, एन फैक्टर 1। सिमिलरली यहां भी एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2। उसी को तो उलट के दे दिए हम, और ये तो 2 और 5 बताई दिए थे। Na2S4O6, Na2S2O3 से Na2S4O6, सल्फर यहाँ +2 पे है, यहाँ सल्फर +2.5 पे है। ध्यान देना, इसका 1 मोल में जिसमें 2 सल्फर है, 1 सल्फर 0.5 का लॉस, +2 से +2.5, 1 सल्फर 0.5 का लॉस, 2 सल्फर 1 का लॉस, इसलिए एन फैक्टर 1। बैकवर्ड देख, 1 सल्फर 0.5 का गेन, 4 सल्फर 0.5 इंटू 2, दैट इज एन फैक्टर 2। एक एक मोल मान के करना आसान है ना। और यही अगर तुमको हम बोलते हैं बैलेंस करके करो, तो ऐसे लिखते हैं आप Na2S2O3 से Na2S4O6, इसको कर दिए 2, सल्फर को ही बैलेंस किए। यहाँ +2 +2.5, यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर 8 प्लस है, 4 इंटू 2.5, इधर 10 प्लस है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का। यहां बोलते हैं एन फैक्टर 2/2, और यहां बोलते हैं एन फैक्टर 2/1। बात तो ही है। समझ में आ रहा बैलेंस और नॉट बैलेंस में? अगला Na2S2O3 अगर सोडियम सल्फेट में चला गया तो क्या होगा? तो सल्फर यहाँ +2 से सल्फर कहाँ चला गया? +6 में। 1 सल्फर 4 का लॉस, 2 सल्फर है 1 मोल में, 8 का लॉस, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 8, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 4। अगले में SO2 से SO4 2- सल्फर +4 से सल्फर +6, 1 सल्फर 2 का लॉस, 1 मोल में 1 ही सल्फर है, इसलिए एन फैक्टर 2, इसका भी एन फैक्टर 2। कॉपर है यहाँ +2 पे, सल्फर है यहाँ -2 पे। कॉपर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सल्फर -2 से कहां चला गया? +6 पे। -2 से +6 कितना लॉस किया? -2 से +6 कितने का लॉस किया इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना रे।
-2 से 0 आया होगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, फिर 0 से +4 6 गया होगा 6 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस। n फैक्टर यहाँ 8, क्योंकि 1 मोल में 1 ही सल्फर है। यहां पर n फैक्टर इसका क्या बोल देंगे, +6 से -2, इसका भी n फैक्टर 8। इसका n फैक्टर अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे। FeO से Fe2O3, +2 से +3, 1 मोल में 1 ही आयरन, और 1 आयरन 1 का लॉस, 1 आयरन 1 का लॉस, n फैक्टर 1। लेकिन वही Fe2O3 का n फैक्टर +3 से +2, 1 आयरन 1 का गेन, तो 2 आयरन 2 का गेन, n फैक्टर 2। FeO से Fe3O4, FeO से Fe3O4, +2 से +8/3, +2 से +8/3, है कि नहीं? एक ही एटम प्रेजेंट 1 मोल में, 8/3 -2 कितना होगा, 2/3, n फैक्टर 2/3। और यहां पर Fe3O4 में 1 मोल में 3 आयरन, ठीक है, 1 आयरन का 8/3 से 2/3 का गेन है ना। अब 3 आइटम है तो 2/3 × 3 2, इसका n फैक्टर 2 आ जाए। एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है Fe0.930 Fe2O3, इसका n फैक्टर बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे एक नॉर्मल कंपाउंड का निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे एक नॉर्मल कंपाउंड का निकालते हैं। जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +200/93, और यहां पर कितना, +3। चेंज देख, 200/93 से +3, मतलब चेंज देखो एक एटम का, 3 - 200/93 आएगा 339, 3927, 279 - 200/93, 79/, यहां से यहां एक एटम का 79/93 का चेंज, एक एटम का उतना चेंज, तो 0.93 एटम का कितना चेंज, 79/93 × 0.93, मतलब ये हो गया 0.79, इसका n फैक्टर आया 0.79। समझ में आ रहा कैसे कर रहे? उसी तरह बैकवर्ड मान के करेंगे। ClO4 में Cl +7 से कहा गया -1, गेन की लॉस, गेन कितने का गेन, 8 का गेन, n फैक्टर 8, इसका भी n फैक्टर 8। और वही BaClO4 होल ट्वाइस, बेरियम तो ग्रुप 2 वाला है, तो +2 हमेशा, +2 कोई मतलब नहीं। लेकिन अब बेरियम क्लोरेट से बेरियम 2+ और ClO2-, ClO2- में Cl का क्या स्टेटस, -4, 4 - 1 +3, और यहां पर 7, तो 7 से 3, 1 Cl 4 का गेन, तो 2 Cl 8 का गेन, n फैक्टर 8। लेकिन यहां पर आएगा n फैक्टर 4, क्योंकि एक ही Cl मौजूद है। 3 से 7 देखोगे तो समझ में आ रहा है सबको? हाँ, कौन सा, ये वाला बेरियम +2 कोई चेंज नहीं। यहाँ बेरियम +2 क्यों है, ग्रुप 2 वाला है, हमेशा +2। Cl +7 पे, +7 से कहा गया +3, तो एक Cl 4 का गेन कर रहा, +7 से +3 माने 4 का गेन, 2 Cl मौजूद है 1 मोल में, 8 का गेन, n फैक्टर 8। अगला H2C2O4 को बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। H2C2O4 से कार्बन डाइऑक्साइड, +3 से +4, 1 कार्बन 1 का लॉस, 2 कार्बन 1 मोल में है, तो 2 कार्बन का 2 लॉस, n फैक्टर कितना, 2। बैकवर्ड +4 से +3, 1 कार्बन 1 का गेन, एक ही कार्बन मौजूद है, n फैक्टर 1। FeNO3 होल थ्राइस, इसमें आयरन किस पे, +3, यहाँ आयरन किस पे, +3, नो चेंज, सिर्फ नाइट्रेट का चेंज। नाइट्रेट में +5 से कहा गया
+2, एक नाइट्रोजन +5 से +2 माने 3 का गेन किया है। एक नाइट्रोजन अगर 3 का गेन किया है तो 3 नाइट्रोजन कितने का गेन करेगा? 9, n फैक्टर 9। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? और वही +2 से +5 अगर दिख रहा है तो इसका n फैक्टर 3 होगा, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन मौजूद है पर मोल। H2S से H2SO4, सल्फर -2 से +6, 8 का लॉस, एक ही सल्फर है। इधर +6 से -2, इसका भी n फैक्टर है। अमोनियम सल्फेट ने नाइट्रोजन दिया, अमोनियम में नाइट्रोजन -3 होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे 0 पे है, -3 से 0, लॉस की गेन, लॉस, -3 से 0 लॉस, एक नाइट्रोजन 3 का लॉस, एक मोल में 2 नाइट्रोजन, 6 का लॉस, n फैक्टर 6, यहां भी n फैक्टर आएगा 6। N2H4 से नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन -2 पे है, क्योंकि हाइड्रोजन +1 पे है, तो +4 और -4 0, -2 से 0, एक नाइट्रोजन 2 का लॉस, तो 2 नाइट्रोजन 4 का लॉस। HNO3 से NO, नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन +2, एक ही नाइट्रोजन, 3 का गेन, n फैक्टर कितना? एक लास्ट वाला K2Cr2O7 से Cr+3, क्रोमियम +6 से +3, एक क्रोमियम 3 का गेन, 2 क्रोमियम 6 का गेन, n फैक्टर 6, इसका n फैक्टर 3। समझ में आया सबको? क्लियर? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।